अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर 3 अब कंटिन्यू करते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी का कोर्स ENG 405 7th सेमेस्टर का रिसर्च मेथडोलॉजी। थर्ड लेक्चर जो आज हमारा है वो है प्लानिंग अ रिसर्च पेपर। ठीक है, कि आपने रिसर्च पेपर को स्टार्ट करने से पहले उसको प्लान कैसे करना है। ठीक है, उसके प्लानिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, क्या क्या पार्ट्स आएंगे और माइंड में किस तरह प्लान करेंगे कि क्या उसको स्ट्रक्चर बनना चाहिए। इससे पहले कि मैं डिटेल में जाऊँ, आपको पहले मैं इसके 12 पॉइंट्स जो हैं, जो 12 स्ट्रक्चरल पॉइंट्स हैं प्लानिंग के, मैं वन बाय वन नोट करा देता हूँ। नंबर 1 इज़ चूजिंग अ टॉपिक। ठीक है। नंबर 2 प्लानिंग रीडिंग। नंबर 3 टेकिंग नोट्स। नंबर 4 ग्रुपिंग, इंटरप्रेटिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग इंफॉर्मेशन। नंबर 5 ब्रेनस्टॉर्मिंग। Number 6 consistency. Number 7 plagiarism and quotations. Number 8 reviewing research question to make a final thesis statement. Number 9 defining the paper's purpose. Number 10 working out an outline. Number 11 creating the title. And number 12 patterns of writing. ये 12 पॉइंट्स हैं, इनकी ब्रीफली मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। नंबर 1 जो चूजिंग अ टॉपिक है, उसमें आपने सबसे पहले ये देखना है कि मैं आइडेंटिफाई करूँ कि मैंने कौन सा टॉपिक चूज़ करना है। ठीक है, और अब एक बात गौर करनी है कि टॉपिक में और टाइटल में डिफरेंस है, इनको कंफ्यूज नहीं करना। पहले आपने टॉपिक चूज़ करना है कि मैंने कौन से एरा का वर्क उठाना है, उसके कौन से डायमेंशन को रिसर्च करना है, कौन से राइटर्स को पकड़ना है, ये सब बातें आपने टॉपिक पहले सोचना है कि क्या मेरा टॉपिक जो अमेरिकन लिटरेचर का है, गॉथिक लिटरेचर का है, ठीक है, या इसके अलावा रोमांटिसिज्म के ऊपर है, या शेक्सपियरियन लिटरेचर पे है, या पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर पे है, या पाकिस्तानी इंग्लिश लिटरेचर पे है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये आपने टॉपिक की चूज़ करना है। उसमें आपने क्या करना है, पहले आप डिस्कवर करें कि आपको कौन सी चीज़ इंटरेस्ट करती है, फिर आप उसको नैरो करें कि जो चीज़ मुझे इंटरेस्ट करती है, लेट्स सपोज मुझे इंटरेस्ट करती है, लेट्स सपोज रोमांटिक पोइट्स इंटरेस्ट करते हैं। ठीक है, मैं उसको नैरो डाउन करूँ कि इतने सबको डिस्कस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेट्स सपोज मैं इसको नैरो डाउन कर लेता हूँ कीट्स तक, जॉन कीट्स से इसको नैरो डाउन कर लेता हूँ। फिर आप उसको फोकस करेंगे। ठीक है, 3 चीज़ें क्या क्या हो गई, डिस्कवरिंग, नैरोइंग एंड फोकसिंग। ये टॉपिक चूज़ करने के अंदर है। सबसे पहले जो है आपने डिस्कवर किया, आपकी चॉइस किया, फिर आप इसको जो है नैरो किया कि उसका कौन सा पार्ट मैंने लेना, और फिर उसके अंदर एक फोकस स्टडी करेंगे जॉन कीट्स से मुतालिक कौन सी जो मैंने टॉपिक है उसको उठाना है। समझ आ गई? ये नंबर 1 आपकी स्टेप था प्लानिंग रिसर्च पेपर में। नंबर 2 है प्लानिंग रीडिंग। आपने इस बात में ध्यान रखना है कि जब आपने इन्फॉर्मेशन को गैदर करना है तो आपने उसके लिए क्या क्या चीज़ें रीड करनी है। उसमें जर्नल्स होंगे, उसमें बुक्स होंगे, उसमें रिसर्च पेपर्स होंगे। ठीक है, उसमें दूसरे लोगों के थीसिस होंगे, न्यूज़पेपर्स होंगे, डेटाबेसेस होंगी। ठीक है, वेबसाइट्स होंगी। इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें होंगी जो आपके पास अवेलेबल है या जिनका आपके पास एक्सेसिबिलिटी है। और फिर जब आप जितना रीड करना शुरू होंगे तो आपको अंदाज़ा होता जाएगा कि आपका टॉपिक क्या है। ठीक है, आपको कौन सा टॉपिक चाहिए और कौन सा टॉपिक आपकी पसंद का है, आपको खुद ब खुद उसके अंदर समझ आना शुरू हो जाएगी कि कौन सी चीज़ मेरे टॉपिक से रेलेवेंट है और कौन सी चीज़ मेरे टॉपिक से रेलेवेंट नहीं है। आप बड़ा क्रिटिकली इसको रीड करेंगे। ठीक है, और अनबायस्ड तरीके से आपकी रीडिंग होनी चाहिए। ठीक है, और आप उसमें रेलेवेंट डाटा को निकालेंगे, सोर्सेज को पकड़ेंगे और इररेलेवेंट को साइड पे करते जाएंगे। और जब आप रीड कर रहे होंगे आपने 3 चीज़ों पे गौर करना है। वो 3 चीज़ें किस पे गौर करना है कि अ प्रॉब्लम दैट नीड्स सॉल्विंग, अ क्वेश्चन दैट नीड्स आंसरिंग एंड अ हाइपोथेसिस दैट नीड्स टेस्टिंग। मैं रिपीट करता हूँ, अ प्रॉब्लम दैट नीड्स सॉल्विंग, अ क्वेश्चन दैट नीड्स आंसरिंग एंड अ हाइपोथेसिस दैट नीड्स टेस्टिंग। आपने इन चीज़ों को देखना है कि मेरे इस सब में जो मैं इतनी रीडिंग कर रहा हूँ उसमें कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसका जो है सॉल्यूशन होना चाहिए, जो बाकी ने किसी ने सॉल्यूशन नहीं दिया। इसमें कोई क्वेश्चन उठता है जिसको मुझे आंसर करना चाहिए, जो बाकी क्वेश्चन आंसर नहीं करे। और इस सब के अंदर क्या कोई हाइपोथेसिस बन रहा है जिसकी टेस्टिंग किसी ने की, ताकि मैं उसको टेस्ट करूँ, उसको थ्योरी में कन्वर्ट कर सकूँ। ये सेकंड स्टेप था प्लानिंग और रिसर्च पेपर में। थर्ड स्टेप है टेकिंग नोट्स। फिर आप नोट्स बनाएंगे, आप उसको जो है इन डेप्थ पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कौन कौन सी चीज़ जो है रेलेवेंट है, और रेलेवेंस तो पहले आपने ले ली हुई है, उसमें से आप स्ट्रक्चर करते जाएंगे
कि इसमें ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से ज़रूरी है, ये वाला पॉइंट इस तनाजुर में ज़रूरी है, ये वाला पॉइंट ये मैं इसकी कॉजेज़ में डाल सकता हूँ, ये वाला पॉइंट उसके इफेक्ट्स में डाल सकता हूँ, ये वाला पॉइंट उसकी हिस्ट्री में डाल सकता हूँ, ये वाला पॉइंट जो है उसके जो है ओवरऑल इम्पैक्ट लिटरेचर के ऊपर डाल सकता हूँ। इस तरह मुख्तलिफ पहलू जो है आप देखेंगे अपने नोट्स की टेकिंग के अंदर। डन हो गया। नंबर 4 जो है, अच्छा सच इसमें एक और चीज़ है नोट्स के अंदर कि आप जो है टॉपिक और जो कैटेगरी है उसको आउटलाइन करेंगे, ठीक है, और उसमें से टाइटल ढूंढने की कोशिश करेंगे। अभी टाइटल बनाना नहीं, लेकिन आप सोचेंगे कि इसमें से कौन सी चीज़ टाइटल करीब करीब हो सकती है, और उसमें जो आप देखेंगे कि पेज नंबर्स को भी आप जो है ना उनको भी क्लासीफाई करेंगे कि इस पेज के ऊपर मुझे फलाना चीज़ मिलेगी, इस पेज को मुझे फलाना चीज़ मिलेगी, ताकि आपको बाद में जब रिसर्च के अंदर वो चीज़ फाइंड करनी है तो आपको पता हो कौन से पेज पे कौन सी मेरी चीज़ पड़ी हुई है। लेट्स सपोज मैं रोमांटिसिज्म की बात करूँ, कीट्स की बात करूँ, और फिर कीट्स की लाइफ का इन्फ्लुएंस उसकी पोइट्री पे उस पर बात करूँ, ये मेरा थीसिस है, लेट्स सपोज मेरा जो है ना टॉपिक है। अब उसके अंदर जो है मैं ये सोचूंगा कि भाई इस बुक के अंदर जो है ना पेज नंबर 36 पे जिक्र है कि उसको जो है ट्यूबरक्लोसिस था, राइट। और ये दूसरा जो जर्नल है इसके पेज नंबर 3 पे जो है लिखा हुआ है कि उसको फैनी ब्राउन से मोहब्बत थी, ही वॉज इन लव विद हर, और काफ़ी पोइट्री उस पर बेस करती है। आपने उनके पेजेस जो है अलग से नोट कर लेने उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से, ताकि और साथ यानी आपने टॉपिक बनाया ऊपर, यानी ये एक अलग चीज़ है। आपने ये जो आपने टॉपिक सोचा हुआ है, आपने एक रजिस्टर लिया, उस पर ऊपर हेडिंग डाल दी, क्या हेडिंग डाल दी कि जी इज़ फिज़िकल हेल्थ। तो फिज़िकल हेल्थ में जर्नल का नाम लिखा, उसका पेज नंबर लिख दिया, बुक का नाम लिखा, उसका पेज नंबर लिख दिया, ताकि पता होगा किस बुक की किस पेज पे, किस जर्नल किस पेज पे आपसे रिलेटेड डाटा जो है वो मौजूद है। ठीक हो गया। उससे अगला जो हमारा स्टेप है वो क्या है, ग्रुपिंग, इंटरप्रेटिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग इंफॉर्मेशन। जब आपने जिससे अपने सारे के सारे डाटा को और सारी सारी किताबों को पढ़ लिया, उनके ऊपर सोच लिया, यू हैव रेड इट, यू हैव थॉट अबाउट इट, एंड आपने अपने टॉपिक को बड़ा थॉरली रिसर्च कर लिया, अगला काम क्या कि आप उसको इंटरप्रेट करें, ठीक है। और इंटरप्रिटेशन करने के बाद अपनी इन्फॉर्मेशन को डॉक्यूमेंट करना शुरू करते हैं। पहले पेजेस होते सिर्फ, अब डॉक्यूमेंट कैसा करनी है कि जो इसमें से ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है ना, ये वाला पॉइंट है, इसको मैं इधर लिख लूँ डॉक्यूमेंट इस क्लासिफिकेशन में, ये वाला पॉइंट इसके नीचे आ जाएगा, दूसरा पॉइंट जो इसकी लव लाइफ का वो इधर आ जाएगा, इन्फ्लुएंस जो है उसके ऊपर ग्रीक मिथोलॉजी का वो इसके नीचे आ गया। आपने जो इसकी डॉक्यूमेंटेशन करना शुरू कर देनी है, और उससे पहले उसको इंटरप्रेट करना है कि किस तरह उस पर अप्लाई होता है। अच्छा जी, रिसर्च प्लानिंग के अंदर जो एक और बात ग्रुपिंग, इंटरप्रेटिंग और डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर आती है कि आपने देखने कोटेशंस कौन कौन सी मैं यूज़ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ठीक है, और उसमें आपने देखेंगे एग्जैक्ट वर्ड्स का आप इस्तेमाल करें। फिर आपने देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें जो है पैराफ्रेज कर देनी चाहिए, किसका जो है वो इतना लंबा कोट है कि वो पूरा पूरा कोट नहीं किया जा सकता, प्लेजरिज्म का मसला आ जाएगा, तो उसमें किस तरीके से पैराफ्रेज किया जाए, ठीक है, और ओवरऑल आप अपने टॉपिक की एक समरी अपने जहन में बना लेंगे। डन हो गया। अगला जो स्टेप है प्लानिंग करने की, रिसर्च की, वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड इवैल्यूएशन। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होगी, जो आपको सारा डाटा वो मिला आपके पास है, और आपकी ऑब्जर्वेशन के बाद, आपकी तमाम तरह टेक्निक्स के बाद, तो आप उसको क्या करेंगे कि आप उस पर जो है पूरी एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, उस पर सोचेंगे, सब तमाम आइडियाज़ को अपने माइंड में लेके आएंगे, ठीक है, उनको कलेक्टिवली देखेंगे और उसमें से आइडियाज़ रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या चीज़ यूनिक है, हमें क्या कॉमन एलिमेंट्स मिल रहे हैं। अगला स्टेप प्लानिंग के अंदर वो है कंसिस्टेंसी। आपका मूड और आपकी टेक्निक्स कंसिस्टेंट रहनी चाहिए। ये ना हो कि पहले आप जो है इस एक आइडिया में चल रहे थे कि इन्फ्लुएंस ऑफ कीट्स लाइफ ऑन हिज पोइट्री, आप वो करते करते आप उस दौर में जो पॉलिटिकल सिनेरियोज हैं उनका इन्फ्लुएंस डालना शुरू करते हैं, हालांकि उसकी पर्सनल लाइफ नहीं है, वो पॉलिटिकल सिनेरियो हो सकता है उसका इम्पैक्ट हो सकता है उसका इम्पैक्ट ना हो, लेकिन ये आपका टॉपिक नहीं है, तो आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, आप अंदर कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, ठीक है। और ये भी देखनी चाहिए कि आपके पेपर के अंदर कंसिस्टेंसी ग्रामेटिकली भी हो, कि जो टेंस आप इस्तेमाल करें थ्रू आउट वही टेंस आपका चलता रहे, ठीक है, उसमें आप टेंसेस की चेंजिंग ना करें, ठीक है, ये कंसिस्टेंसी ख़राब ना हो। अगला स्टेप जो प्लानिंग के अंदर है वो प्लेजरिज्म एंड कोटेशन है, ठीक है, जहाँ पे जब आप कोटेशन यूज़ करें तो नीचे उसका कोड देना ज़रूरी है। आप आगे कोड लिखें के बाद आगे उसका रेफरेंस ज़रूर दें कि ये कोड मैंने फलाना राइटर से का उठाया, ये कोड मैंने फलाना किताब से उठाया, ठीक है, ये फलाना जर्नल से उठाया, ताकि आपके जो पेपर है उसमें ये बात प्लेजरिज्म वाली ना है कि इसने जो है दूसरों को चीज़ें उठा के डाल दी, अपनी इसकी कोई पर्सनल इनटेक नहीं है। और रिसर्च का बेसिक पर्पज़ ही
पर्सनल इनटेक है। आप जो दूसरों की इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहे होते हो वो सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशन को वैलिडेट करने के लिए कर रहे होते हो कि यार मेरा मानना ये है कि इस तरह इन्फ्लुएंस हुई है कीट्स की लाइफ उसकी पोइट्री के ऊपर। और मैं ये अकेला नहीं कहता, ये फलाना राइटर भी कहता है, फलाना राइटर भी कहता है, फलाना क्रिटिक भी कहता है। आप दूसरे क्रिटिक्स के कोटेशंस को और उनकी बातों को यूज़ कर रहे हो एज एन आर्गूमेंट, एज अ गवाही। आपने आइडिया अपना यूज़ करना, उनके आइडियाज़ को पेस्ट नहीं करना, कॉपी की और पेस्ट कर देना। नो, आपने अपने आइडियाज़ देने हैं और उनकी सिर्फ पहले अपने हिसाब से एक्सप्लेन करना लॉजिकली कि मेरे ख्याल से ये क्यों है, ये इसलिए, ये इसलिए, इसलिए। यहाँ पे जो हमें नज़र आ रहा है वर्ड का इस्तेमाल, ये जो लाइन है इसकी पोइट्री में, उसकी लाइफ में ये इवेंट हुआ था, ये उससे रिलेटेड है। डन हो गया। जब जिसने ये पोएम लिखी थी तो उस वक्त ये इस हालत में था, डेथ बेड पे था, या अपनी बीमारी में था, या फिर अपनी सेहत की बहाली के लिए एक जगह रेस्ट करने गया हुआ था नेचर के पास। फिर उसके बाद जो आप कोट करेंगे, फलाना हिस्टोरियन अपनी किताब में लिखा है कि जी इस तरह फॉर एग्जाम्पल डेविड डाइचेस ने लिखा है, या माइकल अलेक्जेंडर ने अपनी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अंदर लिखा है कि ऐसे ऐसे कीट्स यहाँ पे गया था। वो एक आर्गूमेंटेशन और सिर्फ वैलिडेशन और एज अ सबूत आप दे रहे हो, उनकी टेक आपने पुट डायरेक्टली इस तरह नहीं करनी, हमेशा उनको कोट करना पड़ेगा, जो कोट करो तो रेफरेंस करना पड़ेगा। अगली चीज़ क्या है, रिव्यूइंग रिसर्च क्वेश्चंस टू मेक अ फाइनल थीसिस स्टेटमेंट। वह आपने देखोगे जो आपने रिव्यू जो नए ना रिसर्च क्वेश्चन रहे हैं, रिसर्च क्वेश्चन क्या है, जो आपने देखा ना, जब आपने लिटरेचर रिव्यू किया, आपने पूरा का पूरा अपना टॉपिक उठाकर उसको लिटरेचर को पढ़ना शुरू किया बड़ी डिटेल से, तो लिटरेचर को पढ़ते हुए आपने देखा कि यार फलाना राइटर ने ये बात की, फलाना राइटर ने ये बात की कीट्स के मतलब उसकी लाइफ के, लेकिन इनमें से किसी ने भी उसकी पर्सनल लाइफ का जो इन्फ्लुएंस है ना उसकी पोइट्री पे, उस पर बात नहीं की। ये गैप आ रहा है, इसको हम कहते हैं रिसर्च गैप, ठीक है, ये लिटरेचर गैप भी कहते हैं कि लिटरेचर के अंदर में ये गैप नज़र आ रहा है जो फिल नहीं है। फिर आप जब लिटरेचर रिव्यू लिख रहे होते हैं, उसमें हमारा एक अलग से भी होगा वैसे लेक्चर, तो मैं डिटेल में बताऊँगा कि आप बताते हो कि जी मैं गैप फिल करूँगा किस तरह, अपना एक इंटेक देखे कि यहाँ पे इस पर रिसर्चर्स ने बात नहीं की, ठीक है, मैं इससे बात करूँ और उससे क्वेश्चन आपके रिसर्च क्वेश्चन बनेंगे उस गैप के ऊपर कि हाउ डिड दी पर्सनल हेल्थ ऑफ कीट्स इन्फ्लुएंस्ड हिज पोइट्री, हाउ डिड हिज लव लाइफ इफेक्टेड हिज पोइट्री। ये दो रिसर्च क्वेश्चन बन गए, आप इनको डिस्कस करना है अपने पेपर के अंदर। तो फिर आप उनको रिव्यू करेंगे कि वाकई ये क्वेश्चंस जो हैं वो इस काबिल हैं कि इनको रिसर्च की जाए, क्या इनसे मतलब कितना डाटा है, या मैं इकट्ठा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि मैं इस पर रिसर्च कर सकूँ, और क्या ये इतना रेलिवेंट है, और एक और चीज़ कहीं इस पर पहले काम तो नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ें जो इसके अंदर शामिल होंगी। नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिफाइनिंग द पेपर्स पर्पस। वही जो रिसर्च क्वेश्चन जो आपने लिखा तो अपने पर्पस डिफाइन करना है कि जी मेरे ये जो पेपर है इसमें कौन सी बात जो है बताना चाह रहा हूँ मैं आइडेंटिफाई करेंगे आप अपनी राइटिंग की टेक्निक को। आप बताएंगे कि मेरी इनमें से मैं कौन सी टाइप इस्तेमाल करूँ, या तो आपकी जो रिसर्च टाइप होगी वो आर्गूमेंटेटिव होगी या होगी डिस्क्रिप्टिव। आर्गूमेंटेटिव में क्या होगा कि आप आर्गूमेंट करेंगे जी ये चीज़, एक बंदा ये चीज़ कहता है, दूसरा बंदा ये चीज़ कहता है, या फिर आप कहते हो कि इस व्यू के ऊपर कि जी कीट्स की पोइट्री के ऊपर उसकी पर्सनल लाइफ का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। मैं बार बार ये एनालॉजी कीट्स किस लिए यूज़ करूँगी, हमने एक एग्जांपल उठा ली है और मैं एंड तक इसको लेके चलूँगा ताकि आपको समझने में आसानी हो कि एक थीसिस का कॉन्सेप्ट किस तरह आहिस्ता से डेवलप होते हैं मुख्तलिफ प्लानिंग के स्टेप्स के अंदर। तो आप जो है देखते हो आर्गूमेंटेटिव में क्या होगा, आप दोनों साइड्स दोगे कि जी आप कहोगे कि सम्स ये बिलीव है कि जी काफ़ी जगह पर उसकी पोइट्री देखो तो लगता है कि वो टोटली जो है अनरिलेटेड टू हिज लाइफ है, लेकिन हमें पता है कि कोई भी पीस ऑफ आर्ट जो है वो अनबाइस्ड या फिर कट ऑफ नहीं हो सकती टोटली राइटर से। वो राइटर का हमेशा पार्ट होता है, उसके एक्सपीरियंसेस का पार्ट होता है। तो उसके आर्गूमेंट करेंगे कि आप कौन सी उसके हक में है, कौन सी के खिलाफ में, कहाँ पे उसकी लाइफ ने इन्फ्लुएंस किया उसकी पोइट्री को, कहाँ पे इन्फ्लुएंस नज़र नहीं आता। ये आर्गूमेंटेटिव है। डिस्क्रिप्टिव में क्या होगा कि आप रिसर्च बनाते हो कि एक जनरल आप हिस्ट्री देना चाहते हो कि तमाम लोगों ने जो है ना किस तरह उसको एक्सप्लेन किया कीट्स की लाइफ को। डिस्क्रिप्टिव होगा, उसमें सिर्फ डिस्क्राइब करोगे, उसमें आप आर्गूमेंट नहीं करोगे, उसमें सिर्फ एक साइड अक्सर काल बताई जाएगी और उस पर सारा फोकस होगा। नेक्स्ट स्टेप इन प्लानिंग द रिसर्च पेपर वो जो है वर्किंग आउट एन आउटलाइन। आप एक आउटलाइन बनाओगे अपने रिसर्च पेपर की कि मेरे रिसर्च पेपर के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आने चाहिए, कौन सा पॉइंट पहले आना चाहिए, कौन सा पॉइंट बाद में आना चाहिए। पहले फॉर एग्जांपल ये बात करूँ मेन बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है ना, ठीक है, उसमें हम बाद में बात करेंगे। इसमें एब्स्ट्रैक्ट है, कीवर्ड्स हैं, लिटरेचर रिव्यू है, रिसर्च क्वेश्चंस हैं, मेथोडोलॉजी है, और फिर पेपर इटसेल्फ है, रेफरेंसेस हैं, कोटेशंस हैं, ठीक है, अपेंडिसेस भी होती हैं। ये सब एक स्ट्रक्चर है, लेकिन उसकी बात नहीं होगी। ये बात होगी कि मेन बॉडी के अंदर आप अपनी एक आउटलाइन बनाते हो कि मैं किस तरह लेके चलूँगा। पहला पैराग्राफ जो मेरा होगा कि जी
मैं पहले इस्टेब्लिश करने की कोशिश करूँगा कि कोई भी जो वर्क ऑफ आर्ट है वो आर्टिस्ट से डिवाइड नहीं होता, वो उससे हट के नहीं होता, जैसा कि उससे इम्पर्सनल नहीं होता, जो कि ऑस्कर वाइल्ड का भी मानना था, ठीक है। और इसका सबूत हमें मिलता है द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे नॉवल के अंदर से, तो वो ये बात करता है कि जो आर्ट है ना वो आर्टिस्ट का पार्ट है, वो उससे अलग नहीं हो सकती, ठीक है, उससे कट ऑफ नहीं हो सकती। आपने पहले इसको एक्सप्लेन किया, आपने एक पॉइंट इस्टेब्लिश किया, ठीक है, वो आपने किया एक इंडक्टिव मेथड से, जब हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, पिछले से पहले लेक्चर के अंदर। फिर आप ये बात करते हो कि जी मैं जो आउटलाइन के अंदर अगली बात करूँगा कि इसके अंदर उसकी हेल्थ के क्या इश्यूज़ थे, उन्होंने कहाँ कहाँ पे किस किस पॉइंट पे असर किया, उसकी लव लाइफ का क्या क्या असर था, ठीक है, उसकी फैमिली टर्म्स में जो उसकी ट्रेजिडी थी फैमिली के अंदर, उसकी मदर की डेथ, उसके भाई की डेथ टीबी से, फिर उसका ओवरऑल सेंसिटिविटी टुवर्ड्स नेचर, इन सब का क्या इन्फ्लुएंस था उसकी पोइट्री में, आपने मुख्तलिफ लिखे। फिर आपने कॉजेज़ बताए कि ये क्यों असर हुए, या भाई ये सत्य की बात क्या, तो फिर उनका इफेक्ट क्या हुआ, उन पर बात की, ठीक है। फिर आपने हिस्टोरिकल उसकी लीनियर चाइल्डहुड हिस्ट्री बताई। फिर आपने बताया कि किस तरह टुवर्ड्स द एंड वो उसकी थॉट से चेंज हुई, ठीक है। ये सब एलिमेंट्स जो है उसका पार्ट बन जाएंगे। तो आपने इसकी एक आउटलाइन पहले बनानी है रिसर्च पेपर लिखने से पहले या अपना थीसिस लिखने से पहले, कि मैं कौन सा पॉइंट पहले डिस्कस करूँ और कौन सा बाद में, ठीक हो गया। अब अगला स्टेप प्लानिंग के अंदर जो है वो है क्रिएटिंग द टाइटल, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। पहले थी टॉपिक चूज़ करना, अब हमने टाइटल क्रिएट करना है। तो टाइटल होगा जो ऊपर आपके थीसिस के ऊपर रिसर्च पेपर के ऊपर जो टाइटल आएगा वो क्या होना चाहिए। अभी इतना इंपॉर्टेंट है कि टाइटल लिखते हुए ना अक्सर लोग ये गलती कर बैठते हैं, ख़ास तौर पे जो बिगनर्स हैं, वो समझते हैं कि हम एक ऑर्नामेंटल और फ्लावरी लैंग्वेज यूज़ करेंगे, डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ करेंगे तो हमारा शायद टाइटल चलेगा, ऐसा नहीं है। टाइटल सिंपल होना चाहिए, जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, कि उसको पढ़ के रीडर को पता चल जाए कि ये रिसर्च पेपर किसके ऊपर है, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स को ऐड ना करें, बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऐड ना कर दें। आपके टाइटल्स बहुत लंबे नहीं होने चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी और आप इतनी सारी चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रिसर्च का पर्पज़ है इन डेप्थ स्टडी। अगर इतनी सारी चीज़ों को ऐड कर लेंगे ना, फॉर एग्जांपल अगर आप कर लेते हैं द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, पर्सनल एलिमेंट्स in the poetry of John Keats during his starting life and the end of his life। बहुत लंबा टाइटल है और बहुत फजूल है, ठीक है। इस तरह टाइटल से बनाने, टाइटल अभी शॉर्ट होंगे। द इन्फ्लुएंस ऑफ कीट्स लाइफ, द इन्फ्लुएंस ऑन द कीट्स लाइफ ऑन हिज पोइट्री, एक ही हो गया। या फिर इसको इस तरह कर सकते हैं कीट्स पोइट्री इज द इन्फ्लुएंस ऑफ Keats sociological life upon his work, ठीक है। ऐसा कोई भी बना लें, सिर्फ एग्जाम्पल समझाने के लिए। ऑन द टॉप ऑफ द हेड में जैसे हमें इस तरह यही दो एग्जाम्पल्स आ रही हैं, तो बाकी अगर कोई और आपके जहन में आई तो उसको आप सोच लेना, आपको पॉइंट समझ आ गई है, दैट मैटर्स, ठीक है। अच्छा जी, टाइटल बनाते हैं ना, सब कुछ चीज़ों का ध्यान रखना, जो मैंने कुछ बता भी नहीं है कि पेपर का कंटेंट क्या है, पेपर में क्या क्या चीज़ें आपने रिसर्च पेपर में लिखनी थी, इसमें कौन कौन सी बात लिखनी है, और वो क्या बात जो मेजर उसकी पर्सपेक्टिव और एलिमेंट्स है, वेरिएबल्स हैं या थीम्स हैं, क्या वो मेरे टाइटल के अंदर मेंशन हो रहे हैं। सेकंड चीज़ कि क्या इसी तरह का एक सिमिलर टॉपिक किसी और ने उस पर रिसर्च की हुई है, उससे आप किस तरह डिस्टिंग्विश करेंगे अपने टाइटल को। कहीं ये ना लगे कि उठा के आपने किसी और की रिसर्च जो है एग्जैक्टली उस तरह की रिसर्च कर दी है, तो वो जो ना प्लेजराइज्ड और बड़ा बैड इंप्रेशन आएगा। तो आपकी ना वर्ड्स का जो है ना चुनाव, वो बड़ा बेहतर होना चाहिए कि आप किस तरह डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और आपने ये भी देखना है कि आपका टाइटल इस तरह हो जिससे रीडर का इंटरेस्ट और अटेंशन फ़ौरन आ जाए। मैं फिर वही बात रिपीट करूँगा कि ऑर्नामेंटल और फ्लावरी लैंग्वेज से ज़रूरी नहीं है कि आप रीडर को अट्रैक्ट कर लें, ठीक है, क्योंकि उसमें काफ़ी गलती के चांसेस होते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अपने थीम को वाइड कर लेते हैं। ऑन द अदर हैंड ये जो है आप ऐसा बनाए टॉपिक जिसको पढ़ के इसके ज़हन में फ़ौरन सवाल उठे कि यार ये बात तो मैंने वाकई कभी नहीं पढ़ी, इसने मुझे इंट्रीग कर दिया, इसने मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी डाल दी कि आई शुड नो कि ऐसा हुआ था तो कैसे हुआ था एंड हु डिड इट। ये सब चीज़ें इसमें शामिल हैं। जो लास्ट पॉइंट है कि पैटर्न्स ऑफ राइटिंग किस तरह की होती हैं, कि आप किस तरह से राइटिंग करते हो, जो बीच में राइटिंग हो रही है उसमें कौन कौन सी स्टाइल्स आप यूज़ करते हो, ठीक है। पहला स्टाइल है आर्गूमेंटेशन, उसमें आप दो साइड दिखाते हो कि एक साइड कह रही है कि जी इन्फ्लुएंस है लाइफ का, एक कह रहा है लाइफ का इन्फ्लुएंस नहीं है, और उसके हक में आप आर्गूमेंट्स दे रहे हो, ठीक है। एक तो ये हो गया पैटर्न ऑफ राइटिंग। सेकंड पैटर्न ऑफ, ये लास्ट वाला जो प्लानिंग के अंदर स्टेप है ना पैटर्न ऑफ राइटिंग, उसके अंदर सब पॉइंट्स हैं। ये नंबर 1 क्या है, आर्गूमेंटेशन।
नंबर 2 है कॉज एंड इफेक्ट। हो सकता है आप सिर्फ कॉज एंड इफेक्ट दिखा रहे हो कि उसकी पोइट्री का उसकी लाइफ पे जो असर है, ठीक है, उसकी पोइट्री पे जो लाइफ का असर है उसकी कॉजेज़ क्या थे, क्योंकि उसकी लाइफ के अंदर इवेंट्स बहुत सिग्निफिकेंट हुए थे और इसके अलावा फलाना 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 कॉज है, और फिर उन एलिमेंट्स की वजह से उस पर इम्पैक्ट क्या हुआ है, इफेक्ट क्या हुआ है, आप उनको मेंशन करना शुरू कर दो। ठीक हो गया। थर्ड पैटर्न ऑफ राइटिंग क्या है, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट। हो सकता है कभी कभी आप कुछ पैराग्राफ के अंदर कंपैरिजन और कंट्रास्ट करें कि कीट्स जो है बकाया तमाम रोमांटिक से किस तरह डिफरेंट था, ठीक है, ये कीट्स का शेक्सपियर से क्या डिफरेंस था, डन हो गया। एक ये पैटर्न भी है राइटिंग का। फिर है क्लासिफिकेशन। कभी भी हो सकता है आप क्लासीफाई करो इसकी लाइफ के अंदर जितने इन्फ्लुएंसेस हैं उनको क्लासीफाई करो, पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, हेल्थ, पॉलिटिकल सिनारियो, हिज चाइल्डहुड, डिफरेंट थिंग्स क्लासीफाई कर रहे हो, ठीक है। और आखिर में जो पैटर्न है वो है डेफिनेशन, यानी आप चीज़ों को डिफाइन कर रहे हो, समझा रहे हो, उनको डिस्क्राइब कर रहे हो और उनका मीनिंग कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है। ये था आपका प्लानिंग ऑफ रिसर्च पेपर और उसके स्टेप्स क्या हैं, ये टॉपिक था। नेक्स्ट टाइम जो है हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में कि हम ऑर्गेनाइजिंग रिसर्च पेपर, रिसर्च को ऑर्गेनाइज किस तरह करें रिसर्च पेपर को। पहला था ये वाला करंट है प्लानिंग, नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज। दोनों में डिफरेंस है, आपने पहले प्लान किया कि रिसर्च पेपर करना किस तरह है, ऑर्गेनाइज में उसके अंदर स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए उस पर बात करेंगे। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम आप इसको ज़रूर देखें और इस पर गौर करें। फर्दर आपने समझना है तो आपको मैंने टर्म्स काफ़ी बता दी, काफ़ी चीज़ एक्सप्लेन कर दी। डेप्थ पे जाना है तो आपको इंटरनेट पे बहुत सा डेटा मिल जाएगा, अदरवाइज यू कैन आस्क इन द कमेंट्स एंड आई कैन गाइड यू फर्दर अबाउट इट। अल्लाह हाफ़िज़।